बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का 2020 का WI पेपर लेकर के आए हैं। और इस पेपर में 3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंड्रोजन्स स्रावित होता है। एंड्रोजन्स कहाँ स्रावित होता है? देखिए, जो एंड्रोजन्स है ये नर हार्मोन होता है। क्या है? ये नर हार्मोन है एंड्रोजन्स। तो ये लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। पहला होगा लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। अब पूछ ले कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो जो पुरुष होता है, पुरुष के वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, या लीडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल। तो लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन, कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, जो क्या करता है कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं कि जो शुक्राणु होते हैं उनको अवलंबन प्रदान करती हैं, और भी कई सारे कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता यानी जो 21वां गुणसूत्र था उसमें ट्राइसोमी के कारण, ट्राइसोमी, तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। तीसरा वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है? हम सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं, जो टाइफाइड है, टाइफाइड जो बुखार होता है, इसकी पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक रूपांतरण देखिए पढ़ते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। तो बिल्कुल सही है। ऐसी फसलें विकसित की गई हैं जो सूखे को सहन कर सकती हैं, ठंड को सहन कर सकती हैं, गर्मी को सहन कर सकती हैं। पहला सही है। फिर दूसरा है, आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया है। ये बिल्कुल सही है। रासायनिक पीड़क नाशक का प्रयोग अब नहीं करना पड़ता है ज्यादा। फिर अगला है, आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि। तो जो फसलें उत्पन्न की गई हैं वो पोषक स्तर वृद्धि उसमें हुई है, यानी कि उसमें विटामिन जैसे हैं तो अधिक मात्रा में है, प्रोटीन अधिक मात्रा में है। तो आंसर इसमें सही होगा लास्ट वाला, उपरोक्त सभी। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए, अनिषेक जनन क्या होता है? निषेचन ना हो और अनिषेचित अंडे से नया जीव बन जाए। निषेचन ना हो, अनिषेचित अंडे से नया जीव बन जाए, तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। फिर क्या कहा है? एक उदाहरण दीजिए। तो आप मधुमक्खी बता दीजिए। मधुमक्खी अनिषेक जनन का उदाहरण है। टर्की पक्षी भी उदाहरण होता है, रोटीफर भी इसका उदाहरण होता है। फिर पौधों में देखा जाए तो धतूरा इसका उदाहरण है, धतूरा है। आलू आप बता सकते हैं, ये पौधों में इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगला है, मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसे किसने खोजा था? मंगोलियाई जड़ता क्या है? तो एक प्रकार का ये रोग है, एक प्रकार का क्या है? रोग होता है, डिसीज होती है, जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में ट्राइसोमी या त्रिसूत्रता या एकाध सूत्रता के कारण होती है। कई सारे इसके नाम होते हैं। देखिए अभी यहां पर क्वेश्चन आया भी था दूसरा वाला, तो ट्राइसोमी के कारण यह रोग हो जाता है, जिसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है मंगोलियाई जड़ता को। डाउन सिंड्रोम में वास्तव में होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है, रोगी होता है, उसका चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, मंगोलों जैसा हो जाता है। इसीलिए इसे मंगोलियाई जड़ता भी कहा जाता है या मंगोलियाई जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की? तो लैंगडान डाउन ने। ये वैज्ञानिक थे लैंगडान डाउन, इन्होंने इस विकार की खोज की थी, तो अपने ही नाम पर डाउन सिंड्रोम इसका नाम रख दिया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ऐसे फल जिनका विकास पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, किसी अन्य भाग से होता है। यानी पुष्प के अंडाशय से फलों का विकास ना होकर जब पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे ही आभासी फल कहा जाता है। और सत्य फल क्या है? जब फल का विकास अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहा जाता है। तो आभासी फल या कहो कि कूट फल या फिर असत्य फल, तो सेब को इसीलिए आभासी फल कहा जाता है क्योंकि ये पुष्पासन से विकसित होता है, पुष्पासन से विकसित होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आभासी फल कहा जाता है। और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पुष्पासन होता है इससे सेब का निर्माण होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की गणना करना है। आपको बता दें कि जो एडेनिन है ये थाइमिन के बराबर होता है, जो ग्वानिन है ये साइटोसिन के बराबर होता है। यानी जितनी मात्रा डीएनए में एडेनिन की होगी उतनी ही थाइमिन की होती है, जितनी ग्वानिन की होगी उतनी ही साइटोसिन की होती है। अब डीएनए में दिया है कि C बराबर 20%, यानी साइटोसिन क्या दे दिया है? 20% दे दिया है। तो जब साइटोसिन 20% है तो जो ग्वानिन है ये भी क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब A+T इज इक्वल टू G+C होता है। अब A+T की मात्रा कितनी होगी? 60% हो जाएगी। कैसे? देखिए कैसे होगी। A+T इज इक्वल टू G+C, ये चार गैफ ने बताया था। अब A+T इज इक्वल टू G+C है तो G और C है 20 + 20 यानी 40% हो गया। पूरा होगा 100 तो 100 में से 40 घटा देंगे, इस तरह से 60% आ जाएगा ये। आप क्या करेंगे? A का निकाल लेंगे, तो A का निकालने के लिए इसको भाग दे देंगे, तो A बराबर 30 और T बराबर 30% आ जाएगा। अब कहा था कि डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की गणना कीजिए, तो एडेनिन 30% हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है? व्याख्या कीजिए। तो कोर्स से हटा हुआ है। तीसरे का पहला है, पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं? इसके कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। देखिए जब दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है, नया डीएनए बनाया जाता है तो उसे पुनर्योगस डीएनए कहते हैं। जब दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है तो उस डीएनए को पुनर्योगस डीएनए कहा जाता है। अब यह जो तकनीक है, यानी दो जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाने की जो तकनीक है, इसी तकनीक को पुनर्योजन डीएनए तकनीक कहा जाता है। फिर कहा गया कि कृषि में इसका उपयोग बताइए, क्या उपयोग है? तो आपको बता दें कि इससे जीएम फसलें बनाई गई हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई गई हैं, जीएम फसलें बनाई गई हैं जो सूखा के प्रति प्रतिरोधी हैं, जो सूखा सहन कर सकती हैं, कोहरा सहन कर सकती हैं, और ऐसे ही पीड़कनाशी हैं, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें बनाई गई हैं। कहने का मतलब है कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, कीट नहीं लगते हैं। और पीड़कनाशी के उदाहरण अगर कहा जाए तो बीटी जैसे कपास है, बीटी धान है, बीटी मक्का है, बीटी टमाटर है, ये सब क्या है? पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलें होती हैं। और अधिक उत्पादन वाली फसलें विकसित की गई हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं। ऐसे ही शाकनाशी व घास फूस नाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास किया गया। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं, आप हमारे चैनल से पूरा वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सहभोजिता को परिभाषित कीजिए, इसका एक उदाहरण भी दीजिए। सहभोजिता क्या होता है? देखिए जब एक सहभोजी को लाभ मिलता है लेकिन उससे दूसरे की कुछ भी हानि नहीं होती है,
हानि नहीं होती, तो उसे ही सहभोजिता कहा जाता है या कमेंसलिज्म कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक सहभोजी दूसरे से लाभ लेता है, एक सहभोजी दूसरे से लाभ लेता है और इस संबंध में दूसरे सहभोजी को कोई भी हानि नहीं होती है, जैसे आर्किड व कंठलताएं इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? वाहित मल देखिए बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहभोजिता भी कई बार पूछी गई है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी कई बार पूछी गई। ये तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो वाहित मल क्या होता है आपको बता दें। जो वाहित मल है, वाहित मल नगरों के जल में, नगरों के गंदे जल में जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से? जैसे कूड़ा करकट, मलमूत्र, अन्य ठोस पदार्थ, कागज और भी कई सारे ठोस पदार्थ होते हैं। ये जब नगरों के जल में मिल जाते हैं तो पूरा जो मिला हुआ जल है, गंदगी वाला जल है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? वाहित मल कहा जाता है। फिर कहा गया कि वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। देखिए ये वाहित मल जो होता है, ऐसे ही कहीं समुद्र में गिर गया, समुद्र में गिरा दिया गया या बड़ी बड़ी नदियों में गिरा दिया गया। अब उन नदियों में जीव जंतु रहते हैं, तो जब इस वाहित मल को बड़ी बड़ी नदियों या समुद्रों में गिरा दिया जाता है, प्राकृतिक जलाशयों में गिरा दिया जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है। O2 की कमी होने के कारण जो जलीय जीव हैं वो जलीय जीव मरने लगते हैं, जो जलीय जीव हैं वो मरने लगते हैं। ऐसे ही अगर कोई जानवर उनको पीता है पानी को, अगर कोई जानवर वो पानी पीता है तो वो भी बीमार हो जाता है, मरने लगता है। तो ये हमारे लिए इस तरह से हानिप्रद है। फिर अगला है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र मैंने अपने चैनल में बताया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसमें C ट्रिपल बांड G यानी साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बांड के द्वारा जुड़ेगा और एडिनिन हमेशा डबल बांड से थायमिन से जुड़ेगा। और ये क्या है, माइनर ग्रुप है कि मेजर ग्रुप है, इसकी दूरी क्या है, ये सारा कुछ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। आप लोग वो चित्र जाकर के देखिए, बहुत आसान तरीके से बनाना बताया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। आइए इसको दिखा देते हैं। ये एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र है। इसी तरह से बिल्कुल मैंने आसान भाषा में इसको बनाना अपने चैनल में बताया है। आप लोग अगर इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने चैनल में अपलोड किया है वीडियो, आप लोग जाकर के देख लीजिए। डालिएगा कि प्रतिरक्षी अणु की नामांकित संरचना बायोलॉजी साइंस SK, बस आपको आ जाएगा ऊपर, वीडियो देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे, यहीं से आप शॉर्ट ले लीजिए, बनाना अपने मन से सीख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए चौथे का पहला है, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए जो बंध दंपति होते हैं, जिनके संतानें नहीं उत्पन्न होती हैं, उनको संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों को सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी के नाम से उनको जाना जाता है, यानी ART के नाम से जानते हैं, आर्ट या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है अंग्रेजी में। और आपको बता दें कि इसकी विधियां कौन कौन सी हैं, तो IVF और GIFT यानी गिफ्ट, और भी कई सारे हैं, तो 2-3 बता दीजिए क्योंकि इसमें देखिए 3 ही नंबर का है। तो IVF क्या है? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन है, यानी इसमें कल्चर माध्यम में क्या किया जाता है कि कल्चर माध्यम में पुरुष के शुक्राणुओं को ले लिया जाता है, पुरुष के शुक्राणु को कल्चर माध्यम में लेकर के मादा के अंडे से निषेचन करवा देते हैं, मादा के अंडे से निषेचन करवा दिया जाता है। मतलब कल्चर माध्यम में मादा के अंडे का पुरुष के शुक्राणुओं से संयोग करवा देते हैं, मादा के अंडे का पुरुष के शुक्राणु से संयोग करवा देते हैं। फिर जो जायगोट बनता है,
संयोग करवाने से उस जायगोट को क्या करते हैं कि स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं जायगोट को। इस प्रकार से एक सामान्य शिशु की तरह से उसका जन्म हो जाता है। इसे ही आईवीएफ कहा जाता है। अगर गिफ्ट की बात की जाए तो इसका पूरा नाम क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो बंध स्त्री होती है, जो बंध स्त्री है, उसके अंडे को निकाल लिया जाता है। बंध स्त्री के अंडे को निकाल लिया जाता है और उसके पति का शुक्राणु ले लिया जाता है। पति के शुक्राणुओं को लेकर के अब देखिए क्या करते हैं कि बंध स्त्री के अंडे ले लेते हैं अलग और पति के शुक्राणुओं को ले लेते हैं अलग। अलग दोनों को निकाल लेते हैं और फिर किसी सामान्य स्त्री, कोई सामान्य स्त्री है, उस सामान्य स्त्री की फैलोपियन जो नलिका होती है, उस फैलोपियन नलिका में स्त्री के अंडे और पति के शुक्राणुओं को एक साथ डाल दिया जाता है। बस फैलोपियन नलिका में निषेचन हो जाता है और सामान्य स्त्री के गर्भ में जाकर के वो जायगोट स्थापित हो जाता है और भ्रूण से फिर बच्चा शिशु बन जाता है। इस तरह से वो सामान्य स्त्री बाद में उस बच्चे को उनको दे देती है और इसी क्रिया को गिफ्ट कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है? इसका क्या महत्व है? असंग जनन का क्या महत्व है और इसे क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें, जब पौधों में निषेचन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, ना तो निषेचन हो ना तो अर्धसूत्री विभाजन हो, यानी बिना निषेचन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही द्विगुणित कोशिका से नया जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। जब पौधों में निषेचन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो और बिना निषेचन, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही द्विगुणित कोशिका से नया जीव बन जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? असंग जनन कहा जाता है। जैसे गन्ना में होता है, काट कर बो देते हैं, नया जीव बन गया। जैसे आलू में होता है, काट कर बो देते हैं, नया जीव बन गया। ऐसे ही नींबू है, आम है, धतूरा है, इन सब में असंग जनन की क्रिया होती है। फिर कहा गया कि इसका क्या महत्व है? तो देखिए इसमें जो पौधे के लाभदायक गुण होते हैं, जो माता पिता के लाभदायक गुण होते हैं, वही बच्चों में रहते हैं। तो एक प्योरिटी बनी रहती है। और आपको बता दें कि इसमें हर फसल के लिए संकर बीज की आवश्यकता भी नहीं होती है। हर फसल के लिए संकर बीज की कोई जरूरत भी नहीं होती है। फिर अगला है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। तो देखिए इधर डाला है मैंने सक्रिय प्रतिरक्षा, इधर डाला है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। फिर पहला अंतर है, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी जब अपने शरीर की खुद की कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें, इम्यूनिटी उत्पन्न करें, तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी, बाहर से कोई प्रतिरक्षी शरीर को दिए जाते हैं तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा अपने शरीर में उत्पन्न होती है और ये बाहर से दी जाती है। फिर अगला है, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। यानी जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये धीमी होती है, धीरे धीरे करके उत्पन्न होती है। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है तुरंत राहत पहुंचाती है, तुरंत लाभ देती है। फिर अगला है, इससे शरीर को किसी अन्य प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। चूंकि अपने ही शरीर में बनती है इसलिए कोई भी अन्य कठिनाई नहीं होती है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर अगला है, यह पूरे जीवन कार्य करती है। चूंकि अपने ही शरीर में बनती है इसलिए पूरे जीवन भर कार्य करती रहती है। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसका प्रभाव कुछ ही समय के लिए होता है। फिर उदाहरण के लिए आप माने सक्रिय प्रतिरक्षा में जैसे मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा, जबकि निष्क्रिय में जैसे मानव में काली खांसी है, टेटेनस है, रेबीज है, पोलियो है आदि रोग से जो टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा दी जाती है उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जैसे आप टीका लगवाते हैं या वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वही निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुकूली विकिरण को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। तो देखिए अनुकूली विकिरण और उदाहरण बताना है तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने को
अनुकूली विकिरण कहा जाता है। यानी एक कोई विशेष जगह है, विशेष स्थान है, विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का जो प्रक्रम है एक बिंदु से शुरू होकर के, प्रारंभ होकर के दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है। कह लीजिए कि एक जगह से जब कुछ जीव उड़कर या कुछ जीव दूसरी जगहों पर चले जाते हैं तो इसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है, एडॉप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल है या शिशुधानी जो प्राणी होते हैं, ये अनुकूली विकिरण का एक प्रमुख उदाहरण है। अधिकांश मार्सुपियल एक समान पूर्वज से विकसित होते हैं। अधिकांश जो मार्सुपियल हैं एक जैसे पूर्वजों से विकसित होते हैं और सभी मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विकसित हुए हैं। जितने भी मार्सुपियल हैं ये ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में विकसित हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे ही अपसारी विकास कहा जाता है। यानी विभिन्न आवासों में जब दिखने लगते हैं तो उसे ही अभिसारी विकास कहा जाता है। तो ये अनुकूली विकिरण का उदाहरण हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। परजीविता। देखिए जो परजीविता है ये ऋणात्मक अंतःक्रिया होती है। जैसे इसमें कोई दो जीव हैं, परजीवी है और ये है पोषक है, तो इसमें क्या होता है कि परजीवी अपना भोजन पोषक से लेता है। जो परजीवी है ये अपना भोजन पोषक से प्राप्त करता है। परजीविता में परजीवी अपना भोजन पोषक से प्राप्त करता है, पोषक से। और इस संबंध में परजीवी को तो लाभ हो रहा है लेकिन पोषक की हानि हो रही है। परजीवी को हमेशा लाभ होता है, पोषक को हमेशा हानि होती है। जैसे तने पर पूर्ण परजीवी, उदाहरण भी बता देते हैं क्योंकि एक एक उदाहरण भी बताया गया था। तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल होता है, अमरवेल होता है। तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल। फिर है सहोपकारिता। तो इसमें कोई दो सहभोजी हैं, सहोपकारिता में कोई दो सहभोजी होते हैं और दोनों सहभोजियों को लाभ होता है। दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी या आवास बनाने के लिए हो, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे वो भोजन के लिए हो। दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, दोनों एक दूसरों का लाभ लेते हैं, यानी बराबर बराबर दोनों का लाभ होता है। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, ये सहोपकारिता का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शुष्क ताम्रंभी अनुक्रमण का संक्षेप। तो ये कोर्स में नहीं है, फिर ये वाला भी कोर्स में नहीं है। फिर अगला है, जीन चिकित्सा क्या है? मानव में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। इसे प्रश्न पूछा जाता है तो जीन चिकित्सा क्या है पहले ये जान लेते हैं। आनुवांशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में त्रुटिपूर्ण जीन के स्थान पर सामान्य क्रियाशील जीन को प्रवेश कराने की विधि जीन चिकित्सा कहलाती है। कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में कोई रोग है तो उस रोग से संबंधित जो जीन होती है उसी को त्रुटिपूर्ण जीन कहा जाता है। तो उस त्रुटिपूर्ण जीन को क्या किया जाता है कि निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर सामान्य क्रियाशील जीन डाल दिया जाता है। इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। और आपको बता दें कि जीन चिकित्सा विधि की खोज सन 1990 में इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। वैज्ञानिकों को आशा है कि इससे मानव जाति को आनुवांशिक रोगों से मुक्त कराया जा सकता है। फिर के लिखेंगे, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। तो एंजाइम एडीए की कमी उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है और यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होता है। जीन चिकित्सा का प्रथम सफल प्रयास सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। 4 साल की बच्ची पर 1990 में प्रथम सफल प्रयास किया गया जीन चिकित्सा का। यह बच्ची एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से या सीआईडी रोग से पीड़ित थी। कहने का मतलब यह है कि इस बच्ची में एडीए की कमी हो गई थी, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी हो गई थी। जब ये कमी हो गई तो इसे रोग हो गया या सीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी रोग हो गया। इसको सामान्य क्रियाशील एडीए जीन को इस बच्चे की अस्थि मज्जा में प्रवेश कराया गया। जो सामान्य क्रियाशील एडीए जीन था
तो क्या किया गया कि इसकी बोन मैरो में प्रवेश कराया गया। यह जीन उसके लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़कर सामान्य एडीए एंजाइम संश्लेषित करने लगी, और फिर क्या हुआ कि ये जीन उसके लिम्फोसाइट से जुड़ गई और सामान्य एंजाइम संश्लेषित करने लगी। इस तरह से इसको ठीक किया गया। तो ऐसे लिख देंगे और चित्र बना देंगे, इस तरह से पूरा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता क्या है? एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में प्रासामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा? तो देखिए वर्णांधता क्या है? वर्णांधता में व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्ति लाल और हरे रंग में जब अंतर नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वर्णांधता कहा जाता है। ये एक जेनेटिक डिसीज है, लिंग संलग्न रोग होता है। और कहा गया एक वर्णांध पुरुष है तो पुरुष वर्णांध है तो पुरुष का गुणसूत्र होता है XY और कलर ब्लाइंडनेस का जीन X पर आएगा। वर्णांध पुरुष है और सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो स्त्री में XX होता है। पुरुष वर्णांध है, स्त्री सामान्य है। अब निषेचन होगा इसके बीच में, तो कैसे? देखिए इनके गैमेट्स को निकाल लेंगे। तो गैमेट्स को निकालेंगे तो देखिए वर्णांधता का जीन X पर है और इधर Y वाला गैमेट्स निकल गया है और इधर X वाला निकल जाएगा, इधर भी X वाला निकल जाएगा। अब देखिए इसमें निषेचन करवा देंगे। निषेचन करवाने से इस तरह से कुछ आएगा, इसका इससे होगा, सॉरी Y से होगा, ये Y से इससे होगा तो XY और फिर Y से इसका होगा तो XY। तो देखिए जब एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो उसकी जितनी भी पुत्रियां होंगी वर्णांधता की वाहक होंगी, वर्णांधता की वाहक होंगी, क्योंकि पुत्रियां जो होती हैं, जो स्त्री होती है, उसके दोनों गुणसूत्रों पर जब वर्णांधता का जीन होता है तभी वो वर्णांध होती है। एक पर है तो वाहक हुई, तो जो पुत्रियां जितनी भी होंगी वो वर्णांधता की वाहक होंगी और जितने भी पुत्र होंगे वो सामान्य पैदा होंगे। इस तरह से इसको कर देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया या PCR का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है? तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, ये पूरा फुल क्वेश्चन एक वीडियो में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के सर्च करके देख लीजिए। फिर अगला है, जैव विविधता क्या है? वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है? पारतंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता की उपयोगिता। तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है और इस पार्ट को मैंने अपलोडेड किया है वीडियो, और वो जाकर के आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, जीव मंडल में घटित होने वाले, तो ये कोर्स में नहीं, हटा देते हैं। और इसके बाद में अगला है, युग्मक जनन क्या है? नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो युग्मक जनन क्या होता है? जब वृषण या अंडाशय की जनन कोशिकाओं या जनन एपिथेलियम आप कह सकते हैं, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। वृषण या अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। फिर क्या कहा कि नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, और इसकी पूरी प्रक्रिया हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, इतनी आसान भाषा में। और आपको बता दें ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में आना ही आना है इसको। फिर अथवा लगा है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें एक पुष्प बनाना है आपको, और पुष्प बना करके यहाँ पर परागण आया है, फिर अंकुरित होगा और यहाँ बीजांड से आएगा, पूरी निषेचन क्रिया वाला वर्णन आपको बताना है। हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन ये लॉन्ग वाले बताए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद है ये क्वेश्चन तो कोर्स से हटा हुआ है,
फिर ये 8 नंबर है, क्वेश्चन कोर्स से हटा हुआ है। फिर अथवा लगा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्र विवरण का नियम, बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको समझाया है। यूट्यूब पर किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा, आप लोग जाकर के देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। डीएनए अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन यानी डीएनए रेप्लिकेशन को समझाना है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया रेप्लिकेशन को। आप लोग जाकर के वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दिया और ये सभी का लिंक दे दिया, आप लोग जाकर के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। स्थानांतरण, फिर अगला है पशुपालन, तो ये कोर्स में नहीं, हटा देते हैं। फिर अगला है अथवा में जैविक खाद, तो ऐसे जीवधारी जिनसे अधिक उत्पादन क्षमता वाली खाद तैयार की जाती है उसे ही जैविक खाद कहा जाता है। यानी कि सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं जिसमें जैविक पदार्थ मिला हो उसे ही जैविक खाद कहा जाता है। कह लीजिए जैसे पेड़ पौधों के अवशेष हैं और पत्तियां, फल फूल, कागज हैं, ये सब क्या होते हैं, सब मिलकर के जैविक खाद का निर्माण करते हैं। गोबर की खाद उसी में मिली हो। फिर हाथी पांव यानी कि फील पांव यानी कि फाइलियरेसिस रोग के बारे में बताया गया है, लाभदायक कीट कोर्स में नहीं है। तो ये सभी बहुत ही, ये वाला और ये वाला 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अंक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।